तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं वकास और आप सुन रहे हैं कुछ सच्चे अनकहे वाकयात वन मैन स्टोरीज पर। हसद। हसद वो जहर है जो इंसान को अंधा कर देता है। सामने से लोग मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके लिए गड्ढा खोदते हैं। आज की कहानी जरूर सुनिए क्योंकि ये बताएगी कि हसद कैसे हमारी खुशियों को निशाना बनाता है और अक्सर आपको गिराने वाले आपके ही करीबी होते हैं। और अगर आपको भी लगता है कि कोई आपसे जलता है, हसद करता है, तो ये कहानी उसे जरूर भेजिए, शायद उसे अकल आ जाए। कुछ लोग दुनिया में आते ही तन्हा हो जाते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मेरा नाम क्या है ये रहने दीजिए। अड्डे पे सब लोग मुझे कल्लू ड्राइवर कहते हैं और सच कहूं तो अब यही नाम मेरे असल नाम से ज्यादा मेरा लगता है। मैं बहुत कम उम्र में यतीम हो गया था। अम्मी तो बहुत ही जल्द दुनिया से चली गई थी, लेकिन अब्बा का चेहरा भी अब ठीक से याद नहीं। बस लोगों से इतना सुना कि उनका एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। बस फिर रिश्तेदारों के घरों में पलता रहा और काम उनके नौकरों से भी ज्यादा करता। बर्तन धोना, पानी भरना, बाजार से सौदा लाना, मेहमान आ जाएं तो दौड़ दौड़ कर उनकी खिदमत करना और उनके बच्चे मजे से घर में आराम करते। कभी कभी तो दिल करता कि काश काश मुझे भी कोई बुलाए, सिर्फ एक बार कहे कि बेटा आ जाओ हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। मगर मेरे नसीब में तो आवाजें ही कुछ और थीं। ओए, इतनी देर क्यों लगा दी? ओए, ये काम कब खत्म होगा? मैंने 2 साल स्कूल भी देखा, बस 2 साल। फिर एक दिन किसी बड़े ने बड़े सुकून से फैसला सुना दिया कि अरे इसको पढ़ाने से रोटी नहीं आनी है। और यूं मैं, एक छोटा सा बच्चा, एक मैकेनिक की दुकान पे खड़ा कर दिया गया। वही मेरी पहली दुनिया थी। ग्रीस से सने हाथ, डीजल की बदबू, उस्ताद की डांट, गालियां, थप्पड़, वही तो मेरी तालीम और तरबियत थी। लेकिन रात को जब सब लोग चले जाते, मैं वर्कशॉप के बाहर खड़े ट्रकों को देखता रहता और सोचता कि एक दिन ऐसा होगा कि इनमें से एक ट्रक मेरा भी होगा। शादी के बारे में तो मैंने कभी संजीदगी से सोचा ही नहीं, और जब मैं इस बात का किसी से जिक्र करता तो लोग सवाल करते, जनाब तो बुढ़ापा कैसे कटेगा आपका, घर कौन संभालेगा आपका? और मैं हंस के टाल देता। मेरे दिल में एक डर था, मौत कभी भी कहीं भी एक लम्हे में सामने आ खड़ी होती है। और मैं सोचता कि अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे भी मेरी ही तरह लोगों के घरों में पलेंगे। नहीं, मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि ना बीवी ना बच्चे, बस पैसा। इतना पैसा बनाना है कि बुढ़ापा किसी के दरवाजे पे हाथ फैलाए बगैर गुजर जाए। यूं ही साल गुजरते गए। पहले मैंने एक छोटी सी पुरानी सुजुकी ली। इतनी पुरानी थी कि उसका दरवाजा बंद करने में भी जोर लगता था। मगर जिस रात वो मेरा नाम हुई थी, मैं पूरी रात नहीं सोया था। कभी उसकी सीट पे बैठता, कभी स्टीयरिंग पे हाथ फेरता, कभी शीशे में अपना चेहरा देखता। मुझे लगता जैसे मैंने तो दुनिया फतह कर ली हो। फिर 10 साल और लगे। 10 साल की मेहनत और मेरा ख्वाब पूरा हो गया। मेरा अपना ट्रक था, सेकंड हैंड, लेकिन मेरा अपना। मैंने उसे बड़े प्यार से सजाया और जानते हैं उसकी अगले शीशे के ऊपर क्या लिखवाया? रब की रहमत। जब मैंने सुजुकी ली थी तो रिश्तेदारों ने कहा था कि चलो अच्छी बात है, लड़का मेहनत करता है, उसका सिला मिला इसको। लेकिन जब मैंने ट्रक लिया तो अजीब तरह की बातें सुनने को मिली। अरे भाई, किस्मत खुल गई है इसकी तो। अरे 2 नंबर काम करता होगा कोई, वरना इतना पैसा कहां से आता इसके पास। एक पुप्पी ने तो साफ मेरे मुंह पे कहा था, कल तक हमारे टुकड़ों पे पलता था और आज देखो हमसे नजरें मिला के बात करता है। बहुत सीधा बनता है, अंदर ही अंदर बड़ा घुन्ना आदमी है।
अड्डे पे भी कुछ लोग बदल गए थे, जो सारी उम्र स्टीयरिंग पकड़ने के बावजूद अपनी गाड़ी न बना सके। उनके लिए मेरा ट्रक सिर्फ एक ट्रक नहीं था, एक तमाचा था उनके मुंह के ऊपर। और दोस्तों जानते हैं ना कि जो चलता है वो सामने से कुछ नहीं कहता, वो जो करता है पीठ पीछे करता है। वो बज़ाहिर तो एक आम सी रात थी। सुबह होने से पहले पहले मुझे माल पहुंचाना था और मैं हस्बे मामूल वक्त से पहले ही अपने अड्डे पे पहुंच गया। आदत के मुताबिक ट्रक के गिर्द चक्कर लगाया, टायर्स देखे, लाइट्स चेक की और फिर मेरी नजर एक अजीब चीज पे जाके ठहर गई। पिछले टायर के बिल्कुल पास 2 लीमू पड़े थे, बड़े बड़े से। मैंने करीब जाके देखा तो उनमें सुइयां सी चुभोई हुई थीं। कुछ उन सुइयों के साथ एक मोटा सा काला धागा बंधा हुआ था। साथ कुछ और चीजें भी पड़ी थी, जैसे सुर्खी माइल सी राख। मैंने चंद लम्हे तो उसे गौर से देखा और फिर उसके बाद सोचा कि ऐसा ही कचरा होगा। अभी मेरा ध्यान वहां से हटा नहीं था कि मुझे ऐसा लगने लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने गर्दन उठा के इधर उधर देखा और 2 ड्राइवर कुछ फासले पे खड़े बातें करते नजर आए। उनमें से एक ने मेरी तरफ देखा और फिर फौरन नजर हटा ली। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अब मैं चाहता था कि उनके पास जाके पूछूं, लेकिन मैं कपड़े झाड़ता हुआ उठा और अपने ट्रक के केबिन में जाके बैठ गया। इंजन स्टार्ट किया और स्टीयरिंग पे हाथ रखा। हस्बे आदत नजर फौरन सामने लटकी हुई सफर की दुआ पे जाके ठहर गई। यह मेरी पुरानी आदत थी, दुआ पढ़े बगैर मैं कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं करता था। मैंने आहिस्ता से दुआ पढ़ी और चाबी घुमा दी, मगर उसी लम्हे न जाने क्यों मेरे दिल पे एक अजीब सा बोझ आ गया, जैसे दिल बैठने लगा हो, बेचैनी होने लगी। ऐसी कोई खास वजह तो नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों उस वक्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एक लम्हे को तो मैंने एक्सीलरेटर से पांव भी हटा दिया था। दिल ने कहा कि अभी गाड़ी रोको और नीचे उतर जाओ। बस मैं वाकई रुकने ही वाला था कि अचानक मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पे नाम देखा तो अकरम भाई, जिनकी मुझे डिलीवरी करने के लिए निकलना था। मैंने फौरन कॉल रिसीव की। जी अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, किधर तक पहुंचे? अकरम भाई, बस मैं आपको कॉल करने ही वाला था। असल में क्या है ना कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो सोच रहा था कि अगर मुमकिन हो ये डिलीवरी कल कर दूं। चंद लम्हे तो खामोशी रही, फिर उसके बाद अकरम भाई एकदम सख्त आवाज में बोले, कलीम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर सिर्फ इसलिए दिया है कि तुम एक पंचुअल आदमी हो, वक्त पे काम करते हो, और मैं कुछ नहीं जानता ये डिलीवरी किसी भी कीमत पे लेट नहीं हो सकती। अरे अकरम भाई, ठीक है, नाराज ना हो, मैं बस निकल ही गया हूं, इंशाल्लाह वक्त पे पहुंच जाऊंगा। बस फिर ठीक है, जल्दी पहुंचो, मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज। कॉल कट गई। मैंने एक गहरी सांस ली और दोबारा एक्सीलरेटर दबा दिया। जो भी था, मुझे मार्केट में अपना नाम खराब नहीं करना था। यही एक ऐसी चीज थी जो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई थी, और मैंने दिल ही दिल में अपने आप को तसल्ली दी कि इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा, परेशान नहीं हो। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। दोस्तों, हाईवे पे रात जल्दी उतरती है, शहर की रोशनियां पीछे रह जाती हैं और आगे बस स्याह सड़क और हेडलाइट्स की रोशनी। एफएम पे एक पुराना गाना चल रहा था, मगर थोड़ी थोड़ी देर में बीच में उसमें स्टैटिक आने लगा, जैसे सिग्नल प्रॉब्लम कर रहा हो। और क्या जुर्म है पता ही नहीं। और फिर एकदम से बंद हो गया। उसी वक्त मुझे काफी ठंड लगने लगी। अच्छा खासा गर्मी का मौसम था, लेकिन न जाने क्यों मेरे हाथ स्टीयरिंग पे ठंडे पड़ने लगे।
या अल्लाह खैर। ट्रक जोर से हिला, जैसे किसी भारी चीज के ऊपर से गुजर गया हो, और मैंने फौरन ब्रेक लगाई, ट्रक को साइड पे ले आया। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं दरवाजा खोल के नीचे उतरा और सीधा पीछे की तरफ भागा। पूरी सड़क को गौर से देखा, दाएं से बाएं, पीछे तक, मगर सड़क बिल्कुल साफ थी। मैं वहीं खड़ा रह गया। चंद लम्हों के लिए समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता वापस ट्रक की तरफ मुड़ गया, दरवाजे का हैंडल पकड़ा, और जैसे ही दरवाजा खोला मेरी नजर सीधी पैसेंजर सीट के ऊपर गई। वहां एक औरत बैठी थी। मैं झटके से पीछे हटा, और अब की बार जो मैंने गौर से देखा तो सीट बिल्कुल खाली थी। मैं वहीं खड़ा रह गया। ये मैंने अभी क्या देखा था? कुछ समझ में नहीं आया। किस तरह के वहम हो रहे हैं मुझे, आखिर हुआ क्या है? मैं जल्दी से वापस अपनी सीट पे आके बैठ गया, दरवाजा बंद किया और एक लम्हे के लिए केबिन में इधर उधर नजर दौड़ाई। सब कुछ तो नॉर्मल था। मैंने फौरन एफएम दोबारा ऑन कर दिया। रेडियो पे मिनहाज अली अस्करी का शो ऑन एयर था। एक लड़का अपनी कहानी सुना रहा था। किसी ऐसे घर का जिक्र कर रहा था जहां वो कुछ दिन रहा, और आहिस्ता आहिस्ता कैसे उस घर के जिन्नात उसको नजर आने लगे। अचानक फिर से रेडियो की आवाज में खलल आने लगा, आवाज बिगड़ने लगी, और मैंने फौरन रेडियो बंद कर दिया। केबिन में फिर से खामोशी छा गई, और इसी दौरान हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। शीशे पे पानी के कतरे पड़ने लगे, और मेरा जहन अजीब अजीब ख्याल बनाने लगा। फिर बिला वजह न जाने क्यों मुझे अपना बचपन याद आ गया। छत पे बना हुआ वो छोटा सा स्टोर जहां पुराने संदूक रखे होते थे, और उन्हीं के बीच में मुझे सोना होता था। लाइट बंद होते ही अंधेरा एकदम गहरा हो जाता, और अक्सर मुझे यूं लगता जैसे कोई है वहां पे जो मुझे देख रहा हो। मैं फौरन कंबल सर तक खींच लेता। अचानक से बिजली कड़की और एक तेज गरज में मैं अपने ख्यालों से बाहर निकल आया। फौरन खुद को संभाला। अब बच्चा नहीं हूं मैं, और ऐसे वहमों से डरने वाला भी नहीं। बारिश अब तेज होने लगी थी। वाइपर शीशे पे चल रहे थे। मैंने खुद को समझाया कि बस ये जो पूरा हफ्ता मैं बगैर रुके डिलीवरी करता रहा हूं, उसी की थकान है। और अब ये तो लंबा रूट है, दिमाग बस उलझ गया है मेरा। मगर कुछ तो था कि हर एक आहट पे मैं चौंक जाता। जहन बार बार वही मंजर दोहरा रहा था, वही औरत जो एक लम्हे के लिए मेरे बराबर वाली सीट पे बैठी नजर आई थी। मैंने सर झटका, जैसे खुद को इस ख्याल से आजाद करना चाहता हूं, मगर उसी लम्हे मेरा पूरा जिस्म एकदम से कांप उठा। स्टीयरिंग मेरे हाथ से ढीला पड़ गया और ट्रक हल्का सा टकमगाया। फिर अचानक बेकाबू होने लगा। या अल्लाह! मैंने फौरन ब्रेक पे जोर दिया और टायर सड़क पे चीखते हुए, रगड़ते हुए ट्रक घसटता हुआ तिरछा होकर सड़क के बीच आकर रुक गया। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी, और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं क्यों चौंका था। दाएं तरफ से एक तेज चट्टाक की आवाज आई थी। मैंने आहिस्ता से सर घुमाया, और जैसे ही नजर शीशे पे पड़ी, मेरा गला खुश्क हो गया। दाएं तरफ का शीशा चटका हुआ था। मैं शीशे को गौर से देखने लगा कि आखिर ये चटका कैसे है। और शीशे में मुझे कुछ धुंधला सा अक्स नजर आ रहा था, मेरा अपना अक्स, और साथ ही मेरे पीछे एक और अक्स था, बहुत हल्का सा, धुंधला सा। मेरी सांस आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगी। उसका मतलब साफ था कि मैं अकेला नहीं था। मेरी साथ वाली सीट पे वही औरत बैठी थी, वही औरत जो कुछ देर पहले भी मुझे वहां नजर आई थी। मैंने दिल ही दिल में खुद को समझाया कि नहीं, ये वहम है, ये सिर्फ रोशनी का खेल है।
और अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन उस तरफ मोड़ दी। अगर मेरे आसाब मजबूत ना होते तो शायद मेरा दिल वहीं रुक जाता। वो बिल्कुल मेरे बराबर में बैठी थी और उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता लंबा होता जा रहा था, खिंचता हुआ, बिगड़ता हुआ, यहां तक कि वो उसके घुटनों तक पहुंच गया। आंखें अब भी मेरी तरफ जमी हुई थी और होंठ आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे थे। मैंने दरवाजा खोला और बगैर कुछ सोचे छलांग लगा दी। बारिश में फिसलता हुआ सड़क पे गिरा, मगर दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। मैं फौरन उठा और भागना शुरू कर दिया। मुझे पीछे देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैंने एक बार भी मुड़कर देखा तो कुछ ऐसा नजर आएगा जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं बस दौड़ता चला गया। पांव फिसल रहे थे, सांस बेकाबू हो रही थी और फिर दूर एक हल्की सी रोशनी नजर आई। मैं पूरी ताकत से उस तरफ भागने लगा। करीब पहुंचा तो वो एक ढाबा था। मैं सीधा अंदर घुसा, जाके एक बेंच पे बैठ गया और सांसें ऐसे चल रही थी जैसे अभी रुक जाएंगी। पानी पानी, बस मैं इतना ही कह सका। एक आदमी फौरन मेरे पास आया। उसने बगैर कुछ पूछे गिलास मेरे आगे बढ़ा दिया और मैंने एक ही सांस में सारा गिलास खाली कर दिया। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे और वो आदमी खामोशी से मुझे देख रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, डरो मत, जो तुमने देखा है ना, तुम्हारे साथ ही आया है यहां। मेरा दिल तो एक लम्हे के लिए रुक गया। आपको कैसे पता? उसने फौरन हाथ उठा के मुझे रोक दिया। बताने की जरूरत नहीं, सब नजर आ रहा है, सब नजर आ रहा है। मुझे कहते हुए आहिस्ता से उठा और बगैर मेरी तरफ दोबारा देखे बाहर की तरफ चल दिया। मैंने बेख्तियार उसके पीछे देखा। वो सीधा मेरे ट्रक की तरफ जा रहा था। बारिश अब भी हो रही थी और वो बारिश में भीगता हुआ चलता जा रहा था। वो जाके ट्रक के ऐन सामने खड़ा हो गया। चंद लम्हे वहीं साकित खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था, जैसे शायद किसी से बात कर रहा था। मगर वहां तो कोई था ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता उसने चलना शुरू कर दिया। वो ट्रक के गिर्द चक्कर लगाने लगा। एक चक्कर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर चक्कर पहले से ज्यादा सुस्त, जैसे हर कदम पे कोई उसे रोक रहा था। न सिर्फ मैं, बल्कि ढाबे में मौजूद और लोग भी अब जमा होकर उसको देखने लगे। मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर जाऊं। मेरी नजरें बस उसके ऊपर जमी हुई थी। वो कभी ट्रक को देखता, कभी जमीन को और कभी हाथ उठा के कुछ पढ़ने लगता। बारिश के शोर में मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसने कुछ पढ़ते पढ़ते अपना हाथ हवा में बुलंद किया, जैसे किसी को रोक रहा हो, और अपने सर को ऐसे हिलाने लगा जैसे किसी को मना कर रहा हो। मैंने आंखें सुकेड़ के देखने की कोशिश की, मगर बारिश और अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। अचानक वो लड़खड़ाया, जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अब मैं एक लम्हे के लिए साकित रह गया। तब मैं खुद को ना रोक पाया और उसकी तरफ भागा। मेरे पीछे ढाबे का एक और लड़का भी दौड़ता हुआ आ गया। बाबा जी, मैं उसके पास झुका, उसे सहारा देके उठाया, लेकिन उसका जिस्म बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ था, जैसे सारी ताकत निकाल ली गई हो। मैंने उसका बाजू अपने कांधे पर रखा और उसे संभालता हुआ ढाबे के अंदर ले गया। एक आदमी ने बिल्कुल सुकून से कहा, अरे इसको लिटा दो यहां पे, खुद ठीक हो जाएगा। उसका ऐसा लहजा था जैसे वो जानता हो कि इसको क्या हुआ है और ये ठीक भी हो जाएगा। चंद मिनट के बाद वाकई उसकी आंखें खुली। उसने सीधा मेरी तरफ देखा और हल्की सी आवाज में बोला, कल्लू। मैं हैरान रह गया। मैंने तो उसे अपना नाम नहीं बताया था, फिर इसे कैसे मालूम हुआ? मेरे जहन में एक साथ कई ख्याल आने लगे, मगर मेरी जबान को तो जैसे ताला लग गया था। कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। फिर वो एकदम से उठ के बैठ गया, जैसे हशाश बशाश हो।
हालांकि चंद लम्हे पहले ही वहां पे बेहोश पड़ा था। उसने उठ के मेरे कांधे पे हाथ रखा और कहा कि कल्लू, अब दिल बड़ा कर, अपनी मंजिल की तरफ जा, निकल जा। अल्लाह के करम से अब कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू मजीद मेरे करीब आया और मेरे कान में कहने लगा, जिसने भी तेरा नुकसान चाहा था ना, अब वो खुद अपने अंजाम से नहीं बच सकेगा। अब दुनिया देखेगी और तू भी देखेगा कि उसके साथ क्या होता है। मैं झुंझलाता हुआ खड़ा हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसी रात है, कैसा सफर है ये। हर आने वाला लम्हा जैसे एक नई पहेली बन के मेरी जिंदगी में गिर रहा था। मैंने भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन सब के बारे में सुना था। उनका डर हमेशा कहीं ना कहीं मेरे जहन में था, लेकिन इस तरह इस कदर करीब से कभी उनका सामना होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और फिर यह आदमी कौन है? कैसे इसे मेरा नाम मालूम हुआ है? कैसे वो सब कुछ जानता है? और आखिर ये क्या कह रहा है कि जिसने कराया उस पे पलट जाएगा? मैं इन्हीं ख्यालों में गुम आहिस्ता आहिस्ता वापस ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन हर कदम बहुत भारी महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं खुद को दोबारा उसी अंधेरे के हवाले करने जा रहा हूं। मैंने ट्रक के करीब पहुंच के एक बार फिर ढाबे की तरफ देखा। वो आदमी अब मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। ट्रक की हेडलाइट्स खुली हुई थीं और बारिश उसकी रोशनी में साफ नजर आ रही थी। मेरा नाम, मेरी मेहनत, मेरी पहचान, मैं इसे खो नहीं सकता था। मैंने दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ी, केबिन का दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। केबिन में चढ़ गया और एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, मदद। मैंने इंजन स्टार्ट किया और सफर दोबारा शुरू हुआ। अब की बार भी सड़क सुनसान थी, लेकिन बारिश का जोर टूटने लगा था। सफर तो दोबारा शुरू हो चुका था, लेकिन अब तक जो कुछ हो चुका था उसने मुझे अंदर से ऐसा हिला दिया था कि हर एक आहट पे मैं चौंक जाता। कई बार तो मुझे सड़क के किनारे वही ढाबे पे मिला मुजावर नजर आया, खामोश खड़ा हुआ, बस मेरे ट्रक को आता देखता हुआ। मैंने पहले खुद को समझाया कि ये वहम है, उसको तो मैं पीछे छोड़ आया हूं। मगर जब वो तीसरी बार नजर आया तो मैं अपने आप को रोक न सका और ट्रक साइड पे लगाया। जैसे ही दरवाजा खोल के नीचे उतरने लगा, वो गायब हो गया। क्या कहूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। खैर, आखिरकार मैं मंजिल तक पहुंच गया। और फिर जब तक सामान उतर रहा था, मैं स्टोर के कोने में चादर बिछा के लेट गया। जिस्म टूट रहा था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह भी हो चुकी थी, हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी और मैं बस लेटे लेटे अपने इस ट्रक को देख रहा था। वही ट्रक जिसे मैंने बरसों की मेहनत से खरीदा था। और मैंने आहिस्ता से आंखें बंद कर ली। दिल ही दिल में एक ख्याल बार बार आ रहा था कि अगर मैंने अपने डर पे काबू ना पाया, अगर ये सब मेरे साथ ऐसे ही चलता रहा, तो मेरे ख्वाब यहीं कहीं अधूरे रह जाएंगे। सामान उतर गया तो मैंने अपना दिल मजबूत किया, चादर एक तरफ रखी और आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ। बाहर आकर एक नजर अपने ट्रक पे डाली, फिर बगैर कुछ सोचे फौरन वापसी का सफर शुरू कर दिया। मैं जरा सी भी देर नहीं करना चाहता था, क्योंकि चाहता था दिन दिन में ही वापस घर लौट जाऊं। इस बार सफर पुरसुकून था। मैंने पूरा रास्ता कुरान की तलावत सुनी। कुरान का एक एक लफ्ज जैसे मेरे दिल पे रखा हुआ बोझ हल्का करता जा रहा था। हर आयत के साथ अंदर कुछ मजबूत होता महसूस हो रहा था। एक अजीब बात हुई, पूरे रास्ते में उस ढाबे को ढूंढता रहा, वही जगह जहां मुझे पूरा यकीन था कि ढाबा वहीं होगा, मगर जैसे वो जगह तो ऐसे हो गई थी कि कभी मौजूद ही ना थी। मैं फिर उलझ गया, आखिर ये कैसे मुमकिन है?
लेकिन दोस्तों, कल रात से जिन हालात में मैं घिरा हुआ था, उसके बाद मुमकिन और नामुमकिन के दरमियान की लकीर तो कब की मिट चुकी थी। घर पहुंचा तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म की सारी हड्डियां अपनी जगह से हिल गई हों। भूख होते हुए भी खाना नहीं खाया, बस बिस्तर पे गिरा और फौरन सो गया। ऐसी नींद कि शायद कभी पहले आई ही नहीं थी। और जब आंख खुली तो फोन की आवाज से खुली। मैंने नीम गुनूदगी में यह हाथ बढ़ा के फोन उठाया। कजन का फोन था, लेकिन उसकी आवाज भराई हुई थी। कल्लू कल्लू, पुप्पो का इंतकाल हो गया है। मैं एकदम सीधा होकर उठ बैठा। नींद जैसे एक लम्हे में ही भाग गई। क्या? अच्छा, मैं बस पहुंचता हूं। मैंने फोन कट किया, जल्दी जल्दी उठा, जैसे तैसे कपड़े पहने और बगैर कुछ सोचे पुप्पो के घर पहुंच गया। रास्ते भर मेरे जहन में अजीब उलझन रही। मैं याद करता रहा कोई एक लम्हा कि जब पुप्पो ने कभी मुझसे प्यार से बात भी की हो, बल्कि हमेशा ताने, हमेशा सख्ती कि मैं उन पे बोझ हूं। मेरे जहन में उनसे जुड़ी बस यही यादें थीं। मैं यही सोचते सोचते उनके घर तक पहुंच गया। सारे रिश्तेदार वहां जमा थे। उनके बेटों से ताजियत की। माहौल सोगवार था। हर तरफ खामोशी फैली थी। आहिस्ता आहिस्ता कुल पड़ने की आवाजें आ रही थीं और मैं पूछना चाहता था कि इनका इंतकाल कैसे हुआ, मगर मौका मुनासिब नहीं था। मैं खामोशी से कुल पढ़ने वालों के साथ बैठ गया, मगर कान खुद ब खुद इधर उधर की बातों पे लग गए। तब पता चला कि मैयत को सर्द खाने से सीधा कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, घर नहीं लाया जाएगा, क्योंकि हालत ऐसी नहीं है। करीब ही खड़ी एक पड़ोसन धीमी आवाज में कह रही थी कि अरे सुनती हो, दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया ना तो हालत मालूम है कैसी थी। आधा जिस्म बिस्तर पे था और आधा नीचे। गर्दन तो पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी पूरी, और फर्श पे एक अजीब सा स्याह निशान था। मैं खुद देख के आई हूं। तौबा तौबा, ऐसी मौत खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। सच है भाई, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं खुद ही उसमें गिर जाते हैं। न जाने क्यों उस औरत की बातें सुन के मुझे वो कल रात वाला ढाबे का मुजावर याद आ गया। उसके अल्फाज मेरे जहन में घूमने लगे। जिसने किया है वो उस पे पलट के जाएगा, और जब वो पलटता है ना तो दुनिया देखती है। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरा दिल बैठने लगा। आखिर क्यों लोग इतना गिर जाते हैं? न उन्हें अपनी दुनिया की फिक्र रहती है, न आखिरत की। किसी को तकलीफ में देख के आखिर मिलता क्या है? मैं तो उनके बेटे के जैसा था। उनको तो मेरे सर पे हाथ रखना चाहिए था, दुआएं देनी चाहिए थी, ना कि मेरे लिए ये सब। मैंने आहिस्ता से सर झुका लिया और यकीन कीजिए दोस्तों कि ये सब कुछ दिन तक ये सब कुछ मेरे आसाब पे सवार रहा। हर रात, हर सफर वही मंजर बार बार वापस आ जाता। मैंने पुप्पो को दिल से माफ कर दिया और दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह आप भी उन्हें माफ कर दीजिए। अब मैं हर सफर से पहले सदका करता हूँ, दुआ पढ़ के ही ट्रक स्टार्ट करता हूँ, और फिर हर बार जब भी कभी मैं उस जगह से गुजरता हूँ जहां मुझे मेरा मोहसिन मिला था, वो अल्लाह का नेक बंदा, वो ढाबे वाला मुजावर। लेकिन वो ढाबा जो उस रात के बाद कभी नजर नहीं आया, तब भी वहां से गुजरते हुए दिल ही दिल में आहिस्ता से कह देता हूं, अल्लाह आपको जज़ा दे। तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास और आप सुन रहे थे एक अजीब मगर सच्चा वाकया वन मैन स्टोरीज पर।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपनी पसंदीदगी का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से अभी कर दीजिए। और साथ ही आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आप कमेंट्स करके अपने भाई को हौसला देते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। दिल से शुक्रगुजार हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक और सच्चे या अनकहे वाक़े के साथ। अल्लाह हाफिज़।